26 नवंबर 2008 हमेशा की तरह मुंबई अपनी रफ्तार में था। हर कोई अपने काम से लौट रहा था। दुकानों की रोशनी चमक रही थी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये खुशी का मंजर गम में बदल जाएगा। समंदर की लहरें वैसी ही चल रही थी, लेकिन इस रात समंदर के किनारे से आ रही थी 10 आतंकवादियों की परछाई। ये लोग दिखने में तो सीधे साधे ही दिख रहे थे, लेकिन फिर भी वहाँ के लोकल लोगों को कुछ अजीब लगता है। फिर वहाँ का एक लोकल आदमी उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। पहले तो इस सवाल पर सभी हिचकिचाते हैं। फिर उनमें से एक लड़का चिल्लाकर कहता है कि अपने काम से काम रखो। उस आदमी को इन पर शक होता है। उसने तुरंत मुंबई पुलिस को इस चीज़ की खबर दी थी, लेकिन पुलिस ने इस बात को उतना सीरियस नहीं लिया। यही बात बाद में मुंबई पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगर पुलिस तभी एक्शन लेती तो 166 लोगों की जान नहीं जाती। रात का समय था। वहाँ से निकलकर ये 8 लड़के दो के ग्रुप में बंटकर अपने अपने टारगेट्स की ओर बढ़ते हैं। वहीं इनमें से 2 लड़के बोट के जरिए ही ओबरॉय होटल जा रहे थे। इनके निशाने थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज महल होटल, नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफ़े। ये चारों जगहें वहीं आस-पास में ही थी। मुंबई शहर अपनी धुन में बिजी था, लेकिन तभी गोलियों की आवाज़ ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पहला हमला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हुआ। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन डिले हो चुकी थी। ये डिले कई लोगों के लिए मौत बनने वाली थी। 2 आतंकी स्टेशन पर पहुंचते हैं। उनमें से एक आतंकी AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और दूसरा हैंड ग्रेनेड फेंकता है। चारों तरफ भाग दौड़ मच जाती है। लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिसको जहां जगह मिल रही थी वहां छिप रहे थे। रेलवे पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास सिर्फ ड्यूटी रिवॉल्वर ही थी। कई पुलिस के जवान शहीद हो गए, लेकिन एक रेलवे का वर्कर विष्णु दत्ताराम अपनी जान की परवाह किए बगैर तुरंत अनाउंसमेंट करके स्टेशन छोड़ने को कहते हैं। उनकी वजह से कई लोग बच गए, लेकिन फिर भी 1 घंटे में 58 लोग मारे गए। यह सब चल ही रहा था कि तभी पुलिस को खबर मिली कि लियोपोल्ड कैफ़े पर भी हमला हुआ है। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 2 आतंकी लियोपोल्ड कैफ़े पहुंचते हैं। कैफ़े में सब अपनी अपनी धुन में बिजी थे। कई विदेशी भी वहां मौजूद थे। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में ये मंजर मौत में बदल जाएगा। ये 2 आतंकियों ने भी वही चीज़ दोहराई। अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कैफ़े खून से भर गया। 2 हमलों के बाद भी आतंक नहीं रुका। अगला निशाना ताज महल होटल बना। ताज महल होटल तकरीबन भरा हुआ था और वहाँ पर गौतम अडानी भी मौजूद थे। अडानी मीटिंग ख़त्म करके जाने वाले ही थे, पर और एक मीटिंग आ गई, इसलिए वो फिर से रुक गए। 2 आतंकी होटल की गेट से अंदर घुसे। फिर लगातार गोलियां और बम के धमाके हुए और कुछ ही देर में ताज होटल जंग का मैदान बन गया। ये खबर मिलते ही तुरंत अडानी को किचन के रास्ते से बेसमेंट में ले जाया गया। पूरी रात वो वहीं रुके और दूसरे दिन मार्कोस कमांडोज ने उन्हें सेफली निकाल लिया। लेकिन अभी भी हज़ारों लोगों की जान खतरे में थी। आतंकियों ने पहले ग्राउंड फ्लोर पर कुछ लोगों को मारा, कुछ को हॉस्टेज बना लिया। फिर वो
सीढ़ियों के जरिए ऊपर बढ़े। आतंकियों का प्लान था कि बड़े और रिच लोगों को हॉस्टेज बनाना, ताकि वो सरकार से मांग कर सके। वो बढ़ते बढ़ते 5th फ्लोर पर बिजनेस सेंटर गए, लेकिन कोई भी ना मिलने पर उन्होंने रूम 520 को अपना कंट्रोल सेंटर बना लिया। उस रूम में बैंक के चेयरमैन KR रामामूर्ति मौजूद थे। वो इस डर से बाथरूम में छिप गए थे, लेकिन आतंकियों ने दरवाज़ा तोड़कर उन्हें भी हॉस्टेज बना लिया। ताज होटल के साथ साथ रोड्स पर टैक्सी में भी बॉम्ब धमाके हुए, जिस वजह से आसपास की बिल्डिंगों में आग लग गई। जब 2 आतंकी ताज में कंट्रोल सेंटर बना रहे थे और 2 आतंकियों ने आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया। कुछ को मार दिया और कुछ को हॉस्टेज बना लिया। सारे हॉस्टेजेस को रूम 520 में ले गए। वो चाहते थे कि इन हॉस्टेजेस में से कोई एक बड़ा आदमी तो निकले, लेकिन जब एक आतंकी इनकी आइडेंटिटी चेक कर रहा था, कोई बड़ा नाम ना निकलने पर उन्होंने इस कमरे में आग लगाकर दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। बंदकों ने एक दूसरे की रस्सियां खोलकर चादरों के सहारे नीचे कूदकर अपनी जान बचा ली। ताज में अब तक 31 लोग मर चुके थे। इस दौरान नरीमन हाउस पर भी 2 आतंकियों ने हमला कर कई लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। नरीमन हाउस जो कि एक यहूदी सेंटर था और कई यहूदी यहाँ आकर रुकते थे। इस जगह पर इजरायली प्रीस्ट गैब्रियल और उनकी पत्नी रिविका अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। उनका मोटिव था कि इजरायली सिटीजन्स को हॉस्टेज बनाकर इजरायली गवर्नमेंट से नेगोशिएट करना, ताकि इजराइल भारत पर अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए दबाव बनाए। उन्होंने गैब्रियल और रिविका पर इजराइल से बात करने का दबाव बनाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो नरीमन हाउस को खून से भर दिया, जिसमें गैब्रियल और उनकी पत्नी के साथ साथ और 7 लोग मारे गए। दूसरी तरफ और 2 आतंकियों ने ओबरॉय होटल पहुंचकर लॉबी में गोलियां चलाई। कई लोग भागने में सफल हुए, लेकिन आतंकियों ने स्टाफ के 2 लोग जॉर्डन और प्रदीप को हॉस्टेज बना लिया। उन्होंने जॉर्डन से पर्दों में आग लगाने को कहा, लेकिन उसके हाथ कांपने लगे, जिससे गुस्से में आकर उन्होंने जॉर्डन को मार दिया। जिसके बाद प्रदीप ने आग लगाई और चालाकी दिखाते हुए कहा कि VIP ऊपर के फ्लोर में होंगे, हमें लिफ्ट से जाना होगा। जैसे ही लिफ्ट आई, प्रदीप ने उन्हें चकमा देकर लिफ्ट से नीचे चला गया और लिफ्ट बंद कर दिया। इस हमले में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए। महाराष्ट्र की पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुरंत ATS चीफ हेमंत करकरे एक्शन लेते हुए अपनी टीम के साथ आतंकियों का पीछा करने लगे। पहले तो वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर पहुंचे। वहां सब कुछ खत्म हो गया था। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि 2 आतंकी गामा हॉस्पिटल की तरफ दिखे। करकरे ने तुरंत गाड़ी मोड़ा गामा हॉस्पिटल की तरफ। हेमंत करकरे के साथ ACP अशोक, विजय सलस्कर, हेड कांस्टेबल अरुण जाधव और 3 सिपाही भी मौजूद थे। गाड़ी जैसे ही गामा हॉस्पिटल की गली में पहुंची, तुरंत 2 आतंकी जिन्होंने CST पर हमला किया था, तुरंत वो पुलिस की कार के सामने आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही मिनट्स में उन्होंने AK-47 की 2 मैगजीन पुलिस की गाड़ी पर छाप दी। इस दौरान पुलिस की तरफ से भी फायरिंग होती है, लेकिन आतंकियों के ज़ोरदार हमले से पुलिस की गाड़ी को छन्नी कर दिया था। जब पुलिस की तरफ से फायरिंग रुकी, दोनों आतंकी कंफर्म करते हैं कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। इस हादसे में हेमंत करकरे और
कई पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। वो लोग तुरंत ही सिर्फ ड्राइविंग सीट को खाली कर बिना टाइम वेस्ट करे गाड़ी को लेकर मालाबार हिल्स की तरफ बढ़ते हैं। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। गाड़ी कुछ ही दूर चलते ही पंचर हो जाती है। तभी दोनों आतंकी गाड़ी को चेंज करने का सोचते हैं। तभी उन्हें सामने से आ रही स्कोडा गाड़ी दिखती है। गोली के दम पर आतंकियों ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान आतंकी दो बड़े गलतियां कर देते हैं। पहली कि वो कार में बैठे लोगों को मारना भूल जाते हैं, और दूसरा, जिस पुलिस की गाड़ी में वो यहाँ तक आए थे, पीछे की सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जाधव जिंदा थे। वो सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहे थे। उन्होंने आतंकियों की सभी बातें सुनकर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके उनकी सभी डायरेक्शंस और डेस्टिनेशंस बता दिया। ये खबर मिलते ही तुरंत पुलिस एक्शन में आकर हाई अलर्ट जारी कर देती है और जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा देती है। तभी आतंकी चारों तरफ से घेरे में आ जाते हैं। तभी पुलिस जोरदार फायरिंग शुरू कर देती है। सामने से दोनों आतंकी भी फायरिंग करते हैं। जब फायरिंग रुकती, पुलिस को लगा कि दोनों मर चुके होंगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी तुकाराम ओमले आगे आए। उनमें से एक आतंकी उठकर हमला करने जाता है, लेकिन तुकाराम ने उसकी बंदूक पकड़ ली। लेकिन आतंकी ने तेज गोलियां ओमले पर चला दी, जिससे तुकाराम ओमले की जान चली जाती है। पर उनकी वजह से एक आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया था। अभी भी 8 आतंकी बचे थे। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये हमले क्यों हुए। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद भारत में दंगों की आग काफ़ी भड़क रही थी। कई आतंकी ग्रुप मौका ढूंढ रहे थे। 1993 में मुंबई में 12 बॉम्ब धमाके हुए, जिससे 257 लोग मारे गए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आरडीएक्स समुद्री रास्ते से आए थे, जिसके बाद समुद्री सुरक्षा काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन 2006 में नेवी ने पेट्रोलिंग रोक दी थी, जिससे आतंकियों को फ़ायदा हुआ। भारत को इस चीज़ की खबर भी नहीं थी कि पाकिस्तान का लश्कर तैयबा का लीडर हाफिज सईद अटैक की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन उसको इस काम के लिए ऐसे लोगों की तलाश थी जो उसकी बड़ी मदद कर सके। उतने में उसकी मुलाकात दाऊद सईद गिलानी से होती है, जो अमेरिका में ड्रग्स का काम करता था। दाऊद के पिता पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे और उनकी माँ अमेरिकन थी। इस वजह से दाऊद किसी फॉरेनर की तरह दिखता था। 2001 से ही हाफिज दाऊद के टच में आ गया था। दाऊद ने अपनी पहचान बदलकर डेविड हेडली के नाम से बना ली थी। उसने मुंबई आकर हर जगह की मालूमात करना शुरू कर दिया था। अपने दोस्त तहव्वुर राना की वीज़ा कंसल्टेंसी के ज़रिए उसने मुंबई में ब्रांच खोल लिया ताकि उसका आना जाना आसान हो जाए। इस अटैक के लिए 32 लोगों को लाया गया और ट्रेनिंग दी गई, जिनमें से 10 को चुन लिया गया। इन्हें बंदूक, मैप, पैसे और फ़ोन दिए गए और उन्हें मराठी बोलना सिखाया गया, तैरना सिखाया और मुंबई के जैसे कपड़े पहनाए गए। 22 नवंबर को उन्हें एक जहाज़ में बिठाया गया। फिर उन्हें अल हुसैनी बोट में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें सभी तरह के हथियार रखे हुए थे। रास्ते में उन्हें एक भारतीय शिप कुबेर मिला। आतंकियों ने उसमें बैठे 3 लोगों को मार दिया और कैप्टन अमर सिंह को मुंबई की तरफ मुड़ने को कहा। बाद में उन्हें भी मार दिया गया। 26 नवंबर की शाम ये लोग मुंबई पहुंचे थे। वहीं से ही सब धमाके हुए, जिनमें से एक आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया। अभी भी 8 आतंकी बचे थे, जिनमें से 2 ओबराय होटल में थे, 4 ताज में थे और 2 नरीमन हाउस में थे।
महाराष्ट्र की सरकार ने एक्शन लेते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी, लेकिन एनएसजी कमांडोज को आने में वक्त लग रहा था क्योंकि उनके एयरक्राफ्ट्स नहीं थे। तब तक मार्कोस नेवी के कमांडर्स को भेजा गया। मार्कोस 27 नवंबर की शाम को मुंबई पहुंचे और ताज और ओबरॉय की जिम्मेदारी ले ली। उनका पहला काम हॉस्टेजेस को सेफली बचाना था। उन्हें ताज होटल का नक्शा दिया गया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आतंकी किस कोने में होंगे। इस सब की खबर लाइव टीवी पर दिखा रहा था। इसका फ़ायदा आतंकियों के हैंडलर उठा रहे थे। वो हर चीज़, हर मूवमेंट की खबर दे रहे थे। फिर मार्कोस ने ताज से 150 लोगों को और ओबराय से 200 लोगों को सेफली निकाल लिया। सुबह तक एनएसजी कमांडोज भी मुंबई पहुंच गए थे और जिसके बाद ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू होता है। ओबराय होटल में के ओलनल और बीएस राठी की लीडरशिप में टीम अंदर गई। जब टीम 19th फ्लोर पर पहुंची, एक कमरे में दोनों आतंकी छिप कर बैठे थे, जिसके चलते कमांडोज अंदर से अटैक करते हैं तो वहीं होटल के सामने की बिल्डिंग के 11th फ्लोर से स्नाइपर्स को अलर्ट कर दिया जाता है। स्नाइपर्स की तरफ से आतंकियों पर कई राउंड्स फायर किए गए, जिससे कि दोनों आतंकी मारे जाते हैं। इस तरह 28 नवंबर को ओबराय होटल आज़ाद हो जाती है। नरीमन हाउस में भी मेजर संदीप ने शक पर एक कमरे में ग्रेनेड फेंका, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। ताजमहल होटल में भी वसाबी रेस्टोरेंट के पास ग्रेनेड फेंका जाता है। आतंकी भाग गए और कमांडोज ने उन्हें घेर कर मार दिया। इस तरह 29 नवंबर को ताज होटल भी अब सुरक्षित हो गया था। 9 आतंकी मार दिए गए और एक आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया था। 26 से 29 नवंबर तक ये सब चला, जिसमें 166 लोग मारे गए और 300 से भी ज़्यादा लोग जख्मी हो गए थे। ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई। महाराष्ट्र में कई नेताओं ने इस्तीफ़ा दे दिया था। शेयर मार्केट गिर गई, फिल्में रोक दी गई और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी वापस चली गई थी। लोग इसका बदला चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लिया था। पाकिस्तान ने इस हमले का साफ साफ इनकार कर दिया था, लेकिन जब कसाब के बयान से साफ हो गया था कि इसमें लश्कर तैयबा का हाथ था। पाकिस्तान ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने बदला तो नहीं लिया, लेकिन एनआईए के सेंटर बढ़ाए गए। कसाब पर केस चला और साल 2010 में उसे फांसी की सज़ा दे दी गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।